दोस्तों, कभी बचपन में हम सभी बच्चों की फेवरेट होने वाली नटराज पेंसिल आज हजारों करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर चुका है। दोस्तों, आज ये कंपनी डेली बेसिस पर लगभग 85 लाख से भी ज़्यादा पेंसिलें डेली तैयार करती है और उनको लगभग 50 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे नटराज पेंसिल, कभी 2 रुपये से भी कम में बिकने वाली पेंसिल ने आज हजारों करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जानेंगे इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी, इन्होंने कैसे ब्रांड बिल्ड किया। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही रियल बिजनेस केस स्टडीज इस चैनल पर यूं ही लाते रहें। दोस्तों, ये बात है ब्रिटिश काल की, जब अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे। उस टाइम पर जितना भी भारत में सामान था सारा विदेशी होता था। भारत में इवन बहुत कम चीज़ें बना करती थी, सुई से लेकर जहाज तक सभी कुछ विदेशों से इंपोर्ट किया जाता था और उसी से जो भारतीय मार्केट थी वो पूरी चला करती थी। और उन सभी आइटमों में से एक पेंसिल भी था। पेंसिल भी दूसरे देशों से, जापान, जर्मनी, इटली, इन बड़े बड़े देशों से इंपोर्ट की जाती थी और फिर उसको भारतीय मार्केट में बेचा करते थे। लेकिन फिर 1940 का दौर ऐसा है जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और जितनी भी विदेशों से चीज़ें आती थी उनकी सप्लाई प्रभावित हो गई, जिससे कि जो विदेशी सामान था वो भारतीय मार्केट में नहीं आ पा रहा था। और उनमें सबसे बड़ा एक जो प्रोडक्ट था वो पेंसिल भी था, क्योंकि उस टाइम पर लगभग 6.5 लाख रुपए सालाना की पेंसिल भारत में इंपोर्ट की जाती थी। तो इसलिए भारत की अच्छी खासी मार्केट को कवर करता था। लेकिन वो उस टाइम ऐसा था जहाँ पर वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सभी चीज़ें भारत में आनी बंद हो गई, पेंसिल भी भारत में आनी बंद हो गई। तो उससे जो भारत की मार्केट थी उसमें पेंसिलों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। और उस शॉर्टेज को देखते हुए जितने भी भारतीय कारोबारी थे जो उस समय पर विदेशी पेंसिलों को एक्सपोर्ट का काम किया करते थे, उनके मन में आया कि क्यों ना हम अपना खुद का एक ब्रांड बनाएं और उसको फिर भारतीय मार्केट में बेचें। इससे हमारा खुद का ब्रांड भी बिल्ड होगा और जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं हम उनकी मार्केट को भी इंडिया की मार्केट से पूरी तरह खत्म कर देंगे। भारतीय कारोबारी की ये सोच अच्छी तो थी, लेकिन इस पर काम करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। इसीलिए जो बड़े बड़े कारोबार थे उन्होंने दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, इन शहरों में छोटे छोटे पेंसिल के कारखाने शुरू किए और उन पेंसिलों को बनाकर भारतीय मार्केट में बेचने लगे। अब ये पेंसिलों को बेच तो रहे थे, लेकिन इनकी पेंसिलों की क्वालिटी उस लेवल की नहीं थी जो विदेशी पेंसिलों की थी। इसलिए ये मार्केट में चल तो रही थी, लोग मजबूरी में खरीद रहे थे क्योंकि विदेशी माल भारतीय मार्केट में आ नहीं रहा था। तो इससे थोड़े दिन तक तो इन पेंसिलों का कारोबार ठीक ठाक चला, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से खत्म हो गया और फिर से जो सप्लाई है वो शुरू हुई, तो फिर से विदेशी जो पेंसिल थी वो भारतीय मार्केट में आने लगी। और विदेशी पेंसिलों का भारतीय मार्केट में आने के बाद विदेशी पेंसिलों का जो दबदबा था उन्होंने फिर से वो कायम करना शुरू कर दिया, क्योंकि विदेशी पेंसिलों की क्वालिटी बेहद ही अच्छी थी और वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी को ध्यान में रखकर काम किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जो लोग थे वो पेंसिल बना रहे थे, उनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। वो कच्ची पेंसिलें थी, जल्दी से टूट जाया करती थी, उन सही से लिखा नहीं जाता था और कॉस्ट उनकी काफ़ी हाई थी। इसीलिए जो भारतीय मैन्युफैक्चरर जो पेंसिल बनाकर उस टाइम पर मार्केट में बेच रहे थे उनका पेंसिलों का कारोबार धीरे धीरे ठप होता चला गया और जो विदेशी मार्केट का दबदबा था वो फिर से टॉप पर आता चला गया। और फिर आता है साल 1947। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद सिचुएशन वही बनी हुई थी। विदेशी जो पेंसिलें थी उनकी मार्केट हाइप कर रही थी और जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे उनकी पेंसिल बुरी तरह से पिट चुकी थी। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने सरकार से ये प्रस्ताव रखा कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं आप इन पर कुछ ना कुछ इस तरह के नियम लागू करें जिससे कि इनका माल भारतीय मार्केट में कम आए और हमको अपना माल बेचने में आसानी हो। और भारतीय सरकार भी यही चाहती थी कि जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो आगे बढ़ें, वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें। इसीलिए उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा दिए जिससे कि जो विदेशी कंपनियां थी वो अपना माल भारतीय मार्केट में नहीं बेच पा रही थी। इससे जो है लोकल मैन्युफैक्चरर को आगे बढ़ने का एक मौका मिला। और फिर आता है साल 1958। 1958 में विजय सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुख, इन तीनों दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी पेंसिल का कारोबार शुरू किया, क्योंकि इनको पहले ही पता था कि जो भारतीय मैन्युफैक्चरर ने गलती करी थी, बेकार क्वालिटी की पेंसिल बना के मार्केट में बेची थी, वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो वो चीज़ इनके दिमाग में पहले से ही थी कि हमें जो अपनी पेंसिल बनानी है उनकी क्वालिटी का बेहद ही खास ख्याल रखना है। अच्छी क्वालिटी की पेंसिल यदि हम बनाएंगे तो ही मार्केट में हम टिक पाएंगे। इसीलिए इन्होंने पेंसिल का निर्माण सीखने के लिए तीनों लोग जर्मनी गए और जर्मनी में जाकर अच्छी बेस्ट क्वालिटी की पेंसिलों का निर्माण सीखा। उन सारी चीज़ों को सीखकर फिर इन्होंने इंडिया में आकर पेंसिलों का निर्माण करना शुरू किया। चूँकि ये जर्मनी से सीख कर आए थे, इसीलिए इनकी जो पेंसिल की क्वालिटी थी वो बेहद ही अच्छी क्वालिटी थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी थी इनकी पेंसिलों की। इसीलिए जो इनकी भारतीय मार्केट में पकड़ एकदम से बढ़ने लगी और इन्होंने जो उसका प्राइस रखा था वो भी बेहद ही सस्ते प्राइस पर ये उन अच्छी क्वालिटी की पेंसिलों को उपलब्ध करा रहे थे। इसलिए जो बाहर की विदेशी कंपनियाँ थी धीरे धीरे उनकी पेंसिलें मार्केट से गायब होने लगी और देखते ही देखते नटराज की पेंसिलों का जो दबदबा था वो मार्केट में आने लगा। और इनकी इस कंपनी का नाम था हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड।
इस नाम से कंपनी चलाते थे और जो इनकी पेंसिलों का निर्माण होता था वो नटराज के नाम से हुआ करता था, जिससे इनकी जो कंपनी का नाम भी बहुत से लोग नटराज ही समझते थे। और फिर कंपनी की सफलता को देखते हुए नटराज ने और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने शुरू किए, जहाँ एक तरफ ये पेंसिल, रबड़, इरेजर, शॉर्पनर इस तरह की चीज़ों का निर्माण भी करने लगे, जिससे कि इनका जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था वो भी कंप्लीट हो गया। और जो एक चीज़ लेता था दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ भी इन्हीं की लेने लगा। इससे इनका जो कंपनी का वैल्यू थी वो भी लगातार बढ़ने लगी, इनके प्रोडक्ट की रेंज बढ़ रही थी, वैल्यूएशन बढ़ रही थी, ऊपर से रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो देखते ही देखते नटराज ने काफ़ी सारे जो इंडियंस थे उनके दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। और इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस तरह से बनाया कि छोटे से छोटे गांव, छोटे से छोटे कस्बे की हर एक छोटी से छोटी दुकान पे नटराज की पेंसिल की पहुंच हो सके। लेकिन फिर नटराज की पेंसिल को बेचते बेचते इनको विचार आया कि हमने जो नटराज पेंसिल निकाली है वो लोअर मिडिल क्लास की फैमिली को ज़्यादा टारगेट करती है, या जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा टारगेट करती है। तो क्यों ना जो अभी प्रीमियम सेगमेंट खाली पड़ा हुआ है, क्यों ना हम उसके लिए भी अलग से कोई प्रोडक्ट तैयार करें। और इसीलिए इन्होंने 1970 में अप्सरा नाम का एक अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, और वो बेहद ही प्रीमियम प्रोडक्ट था इनका। एक तरफ जहाँ इनकी नटराज जो पेंसिल थी वो निम्न वर्ग के लिए थी, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है वो भैया नटराज की पेंसिल खरीदें, और जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा स्टैंडर्ड स्टेटस दिखाने वाले लोग हैं उनके लिए अप्सरा। तो इसलिए इन्होंने अप्सरा एक प्रीमियम ब्रांड बनाकर मार्केट में पेश किया। जिस तरह से जो प्रीमियम सेगमेंट मार्केट में खाली पड़ा था उसको भी इन्होंने कवर कर लिया, और मार्केट में कोई ऐसा स्पेस ही नहीं छोड़ा कि जिससे दूसरी कंपनियां आकर अपने ब्रांड को उस सेगमेंट में ला सकें। इस तरह से उन्होंने निम्न और हाई दोनों जो सेगमेंट थे उनको पकड़कर अपने दोनों ही अलग अलग ब्रांड मार्केट में उतारे, और इनको मार्केट में उतार कर इन्होंने डुअल ब्रांड स्ट्रेटजी भी अपनाई। दोनों को प्रोडक्ट अलग अलग इन्होंने प्रमोशन किए। बेसिकली नटराज के ऐड में अप्सरा को नहीं दिखाया गया और अप्सरा के ऐड में नटराज को नहीं दिखाया गया। इस तरह से इन्होंने दोनों ही ब्रांड को अलग अलग प्रमोट किया, जिससे वो प्रीमियम और लो दोनों ही सेगमेंट को कवर कर सकें। जहाँ फिर इन्होंने अप्सरा की सफलता को देखते हुए अप्सरा के भी अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में उतारने शुरू किए। एक तरफ जहाँ नटराज के सेम प्रोडक्ट थे वही सेम प्रोडक्ट अप्सरा के उतारने भी शुरू करे, और जितना भी स्टेशनरी आइटम था अप्सरा ब्रांड के तहत इन्होंने स्टेशनरी के सारे आइटम मार्केट में पेश किए, और जो एक प्रीमियम ब्रांड के तहत मार्केट को कवर कर रहा था। इसलिए जो अप्सरा के प्रोडक्ट थे वो भी हाथों हाथ बिकने लगे, और देखते ही देखते अप्सरा भी एक प्रीमियम ब्रांड बनकर मार्केट में उभरा। आज हिंदुस्तान पेंसिल 85 लाख पेंसिलों का निर्माण डेली बेसिस पर करता है, जो भारत की 60% मार्केट को कवर तो करते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी 50 से ज़्यादा देशों में भी इनका कारोबार आज के समय में चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपनी पेंसिलों का निर्माण करने के लिए किसी भी जंगल से लकड़ियों को काटकर उनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये जो पेंसिलों के निर्माण के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से उसकी खेती की जाती है, उसको उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक ओखू नाम का गांव है, जहां पर 250 से 300 परिवार का गांव है, और वहां पर लोग पेड़ों की फसल को उगाकर फिर उनको नटराज को बेचते हैं, जिससे नटराज उन पेड़ों को लेकर उनसे पेंसिलों का निर्माण करता है और पर्यावरण को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। आज हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड यानी कि नटराज के जो कंपटीटर हैं वो डोम्स और कैमलिन हैं, लेकिन इन जैसे दिग्गज कंपटीटर को होने के बाद भी आज नटराज ने लगभग 60% से ज़्यादा जो भारत की मार्केट है उसको कवर किया हुआ है और पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से कभी एक छोटी सी पेंसिल से शुरू हुआ कारोबार आज हज़ारों करोड़ों रुपए का हो चुका है, और एक छोटा सा ब्रांड नेम आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो दोस्तों, आज की नटराज की स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।